नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राय सक्सेस की प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, कुछ दिनों के लिए एब्सेंट रहे हम, वो वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाई, जिसका रीज़न रहा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण गले में खराश हुआ और आवाज़ प्रॉपर आज भी नहीं हो आ रही है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचे हम, इसलिए खेद है हमें इस बात का। और इसके पहले हम आपको प्रस्तावना समाप्त कर चुके हैं और फिर दूसरा लेक्चर भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का आर्टिकल 1 से 4 तक जो है आपको हम बता चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश से संबंधित। तीसरा, आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश से संबंधित जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है। आर्टिकल 3, जो विद्यमान संघ का भाग है उन राज्यों के सीमा, क्षेत्र, परिसीमन, बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है संसद। और चौथा, आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। हम आपको एक बार इसका रिवीजन करा दिए। आज उसके नेक्स्ट आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं कि कैसे एक अखंड भारत टूटा। जो है आपको मालूम है कि पहले भारत आज के अफगानिस्तान से होते हुए नीचे बर्मा तक फैला हुआ था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर बर्मा कैसे अलग हुआ और कैसे एक 552 रियासतें आज़ादी के समय में थी, उनका कैसे धीरे धीरे विलय हुआ भारत में, कैसे एक अखंड भारत टूटकर जो है एक छोटे छोटे राज्यों में बंटकर एक राज्य बना, भारत बना, उसको आज हम आपको रिफाइंड करेंगे। आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, विभाजन रेखा, उसको साइलेंट क्लिफ रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो विभाजन रेखा है उसे डूरंट रेखा कहा जाता है। जब आज़ादी के बाद अफगानिस्तान तो पहले ही विभाजित हो चुका था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो साइलेंट क्लिफ के द्वारा खींची गई रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके बाद 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। फिर आज़ादी के उपरांत जो देसी रियासतें थी 552 देसी रियासतें, मतलब वो राजा जो अंग्रेजों के, ब्रिटिश का पिछलग्गू हुआ करते थे, उनके समर्थन में रहा करते थे हमेशा। कुल मिलाकर इतने देश में 552 रियासतें थी और उनका धीरे धीरे करके विलय किया गया भारत में और आज भारत एक संघ बन सका। उन 552 रियासतों का विलय करते हुए 549 का तो कंप्लीट सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा विलय किया गया, 3 बाकी रही। इनमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेनन, ये 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यों के एकीकरण एवं रियासतों के विलय में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, माउंटबेटन जो है, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा देश के एकीकरण में। इन 549 का तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरलता के साथ जो है विलय करिए, लेकिन ये 3 बचे रह गए जो हमने लिखा है 549 + 3। 3 में कौन कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। उस आज़ादी के बाद 3 ऑप्शन रखा गया रियासतों के सामने, या तो स्वतंत्र देश रहें, या तो 2 प्रांतों में भारत या पाकिस्तान में विलय हो जाए जो है, या भारत में चले आए। इन तीनों ऑप्शन में 549 भारत में विलय हो गया, 3 में जो है अपने स्वतंत्र रहने के लिए प्रयास करते रहे। उनमें से पहला राज्य रहा हैदराबाद। हैदराबाद जो है अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहता था, एक अपना अलग देश। आप समझिए को बीच दक्षिण भारत का राज्य और सेंट्रल में कैसे वो एक अलग देश बन सकता था। वहाँ भाषा के आधार पर वो अपना डिमांड करने लगे कि हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे, लेकिन वहाँ इतनी अराजकता फैली आज़ादी के बाद कि अंततः वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कानून प्रशासन भंग होने लगा, जिसके आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से सहायता मांगी गई। उन्होंने उस समय भारतीय सेना को पुलिस के वेशभूषा में भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। उसके द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया। अब बचा जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या किए कि वो पाकिस्तान में विलय की मांग करने लगा।
पाकिस्तान में, अब जूनागढ़ पाकिस्तान में कैसे जा सकता है, वो गुजरात का एक पार्ट था। उसके बाद वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में आया। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया जो है। अब चाहे एक राज्य जम्मू कश्मीर, उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे, वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते थे, लेकिन उसी समय पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया वहाँ, और बाद में उनको ये लगा कि हम अब स्वतंत्र देश न बना पाएंगे, बल्कि हम और हमारा परिवार और हम खुद सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो उसी समय वो जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं, राजा हरि सिंह, कि हमारी मदद करिए, रक्षा करिए। तो उस समय पाकिस्तान उस समय भारत के पीओके वाले पार्ट तक पहुंच चुका था। वहाँ के बाद जब वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए राजा हरि सिंह, तो वो बोले कि हमारी मदद की जाए। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करिए। वल्लभ भाई पटेल को मालूम था कि एक स्वतंत्र राज्य अपने को स्वतंत्र देश रहना चाहता था, घोषित करना चाहता था। तो वही मौका वो समझ के बोले कि हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक संधि पत्र पे हस्ताक्षर करना होगा। यही मौका था वल्लभ भाई पटेल के पास, और उन्होंने उस विलय पत्र पे सिग्नेचर कराया संधि पे। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष नहीं कहा जाता है। देश के एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैसे इतनी बड़ी रियासतों को उस समय एक देश बनाया, कैसे एक इंसान जो है किन बौद्धिक क्षमताओं का यूज करते हुए आज के भारत का निर्माण किया। तो पहला राज्य था जो 3 स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे अपने आप को, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया, जो भारतीय सेना पुलिस के वेश में गई। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया, और जम्मू कश्मीर का विलय तो जो है संधि पत्र, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके किया गया। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद विभिन्न राज्यों में भाषा के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ हर छोटे छोटे जो है डिस्टेंस पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी राज्य अपने अपने सुविधा अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे कि हमें भाषा के आधार पर हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए। भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए अगर सबसे बड़ी समस्या होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की होगी। विघटनकारी प्रवृत्तियाँ उसमें शामिल हो जाएंगी। एक अलगाववाद को जो है बढ़ावा मिलेगा भाषा के आधार पे अगर विभाजन किया जाता उस समय। तो उसी समय भाषा के आधार पे विभाजन करने के लिए यस्केधर आयोग बनाया गया। ये यस्केधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। यस्केधर आयोग 1948 में बना, और भाषा इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया, अपना सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाषा एक इमोशनल भावना है। भावनात्मक आधार पे राज्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यों का विभाजन, एक राज्य बनना प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख के किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। यस्केधर आयोग 1948 में बना। आप इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी क्रम में पूछ लेता है ईयर वाइज कि सर्वप्रथम 1948 में कौन आया, फिर जेबीपी समिति कब आई, फिर आपका जो फजल अली आयोग कब बना। तो ये सीरियल क्रम से ईयर वाइज पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इनके क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। तो यस्केधर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। उसके बाद बनी जेबीपी समिति। जेबीपी समिति 1948 में बनी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी तारमिया, 3 लोग थे इसमें, और तीनों को एक करके एक समिति बनाई गई, जेबीपी समिति 1948 में। इनका जो सुझाव आया, जो रिपोर्ट आई, उन्होंने 1949 में रिपोर्ट दिया अपना, और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, न कि भाषा के आधार पे। सेम दोनों की सुझाव रहे कि प्रशासनिक आधार पे किया जाए, भाषा के आधार पे नहीं। इसी समय 1952 की एक बात है कि मद्रास एवं आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग क्षेत्र थे। मद्रास में तमिल भाषा के लोग ज़्यादा थे और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी रहते थे। ये दोनों विभाजन अपने
खुद का अलग अलग राज्य बनाने के लिए मांग करने लगे भाषा के आधार पे कि हम तेलुगु भाषी हैं और मद्रास तमिल भाषी हैं। दोनों को भाषा के आधार पे ज़बरदस्त मांग उठने लगी कि दोनों को अलग किया जाए। उसी समय 1952 में भाषा के आधार पर आंदोलन जब चल रहा था तो कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामल्लू एक वहाँ के सदस्य थे। ये लगभग 56 दिन के भूख हड़ताल पे चले गए इसी घटना के समय, और 56 दिन के भूख हड़ताल पे जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई पोट्टी श्रीरामल्लू जो कि कांग्रेसी नेता थे, तो जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। माफ़ करिए दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराश है, इसलिए नमक पानी का सेवन कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पानी पीने लगे। हम आपको बता चुके थे कि जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी तो उसी समय कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा 56 दिन पे भूख हड़ताल पे ये चले गए और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो गया और बहुत व्यापक मात्रा में अराजकता फैल गई। इसको देखते हुए लगभग 1 साल तक वल्लभ भाई पटेल इंतजार किए कि मामला शांत हो जाए किसी तरीके, लेकिन जब उनको लगा कि अब मामला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तब आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश व्यवस्था के कारण किया गया। ये जो है एक मतलब कि स्वतंत्र होकर नहीं किए इसका गठन, व्यवस्था के कारण, क्योंकि जब इनकी मृत्यु के बाद ऐसी परिस्थितियां वहाँ विद्यमान थी कि अराजकता एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश हुआ। क्वेश्चन पूछता है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश था, इसको याद रखिएगा। जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो आपको पता है कि बगल पड़ोसी को अगर एक सुविधा मिल गई तो अन्य पड़ोसी भी उसकी डिमांड करने लगे। सभी लोग को लगा कि हमें भी इसकी मांग करनी चाहिए और मिलेगा, तो अन्य राज्यों द्वारा भी भाषा के आधारित राज्यों की मांग तेजी से शुरू हो गई। इसको देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए, इस मामले को समझते हुए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई, रेफरेंस मांगा गया कि क्या किया जाए इस मुद्दे पर। तो उस समय फजल अली आपको हम बताना चाहेंगे कि फजल अली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के 10 जज हैं, न्यायाधीश हैं फजल अली। तो इनके नेतृत्व में फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिए, 1953 जो है 1948 और 1953 जो है एक क्रम याद रखिए। इसके द्वारा आयोग जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सारमिया, 3 लोग इसमें थे और फजल अली आयोग में 3 मेंबर थे। फजल अली जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, के.एम. पड़िक्कर थे, एच.एन. कुजरू थे। इन तीनों लोगों की कमेटी बनी और ये जो कमीशन बना, ये रिकमेंडेशन बाद में किया अपनी रिपोर्ट में। लगभग 2 साल इनको लगा ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। बाद में इन्होंने इस आधार पे इसको नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण या अलग राज्य नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो अनगिनत राज्यों का निर्माण हो जाएगा। भारत में पग पग पे भाषा और पानी बदलता है, जो है हर कदम पे जो है। थोड़ी दूर पे आप जाइए, देखिए, अपने आम जीवन में आप देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ हिंदी बोली जाती है, दूसरी तरफ अवधी बोली जाएगी। थोड़ा सा जो बिहार से अटैच है उधर थोड़ा बिहारी बोली जाएगी भाषा। तो भाषा के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होता तो अनगिनत राज्य बन जाते। तो इन सब का ऑब्जर्वेशन करने के बाद फजल अली आयोग ने अपना रिकमेंडेशन दिया, 1955 में रिपोर्ट दी। याद रखिएगा, इसका गठन 1953 में किया गया और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो 1955 में दिया। इन्होंने कहा कि भाषा को एक आधार माना जा सकता है राज्यों बनाने के लिए, लेकिन एक मुख्य आधार नहीं। एकमात्र आधार भाषा ही नहीं हो सकती है और एक मुख्य आधार भाषा नहीं हो सकती है राज्यों के निर्माण के लिए, बल्कि मुख्य आधार
प्रशासनिक होना चाहिए। प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए कि भाषा एक भावनात्मक सेंटीमेंट है जो है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, प्रशासनिक आधार पे राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर में यही रहेगा, जो प्रश्न आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कमीशन की एग्जाम में, कि किन आयोग के द्वारा, इसके धारा आयोग ने क्या रिकमेंडेशन किया, जो है जेबीपी समिति ने क्या रिकमेंडेशन किया, भाषा को माना कि प्रशासन के आधार पर माना, इसने क्या किया। क्वेश्चन में कथन और कारण में दे सकता है कि फजल अली आयोग द्वारा भाषा को भी एक आधार माना गया था, लेकिन एक मात्र आधार नहीं माना गया, एक मुख्य आधार नहीं माना जा सकता जो है, ऐसा इन्होंने कहा कि बल्कि मुख्य आधार प्रशासनिक होना चाहिए। तो दोनों कथन और कारण में दोनों प्रश्न आ सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट, कथन ये दे देगा, कारण ये दे देगा जो है कि भाषा को एक आधार माना जा सकता है परंतु मुख्य आधार नहीं, और कारण में ये दे देगा कि बल्कि मुख्य आधार प्रशासनिक होना चाहिए। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही माने जाएंगे। यही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मान लीजिए एसएससी के लेवल पे या वनडे एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो वर्ष पे बन जाएगा कि किस समिति का किस वर्ष में जो है गठन किया गया। लेकिन जैसे ही आप कमीशन के एग्जाम में अंदर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ कथन और कारण के बेस पे प्रश्न बनता है, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 100% चांस है यहाँ से कभी भविष्य में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे बनेगा, जो है कथन और कारण पे। जो 1955 में जैसे ही फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा एक मुख्य आधार नहीं हो सकता बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए 1956 में फजल अली आयोग को लागू कर दिया गया। इसकी रिकमेंडेशन की, इसकी जो रिपोर्ट आई, जो इन्होंने सुझाव दिया, उसको 1956 में लागू कर दिया गया, और यहीं पे बना राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का निर्माण किया गया। इसी आधार पे जो है प्रशासनिक आधार पे, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए। जो है यह 14 राज्य कौन कौन थे आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में बना, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, जो है हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, जो है मेघालय 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987। एक ईयर वाइज आप याद रख लीजिएगा कि इन तीनों का निर्माण एक समय एक वर्ष में हुआ जो है, और इन दो का जो है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में, झारखंड, इन तीनों को एक साथ, और तेलंगाना 2014 में। ईयर वाइज आप देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, ये दोनों एक साथ, नागालैंड और हरियाणा 1963, 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2003 और तेलंगाना 2014। इस तरीके से एक अखंड भारत जो है विभिन्न भागों में विभाजित होते हुए एक यूनियन संघ बना। आपको मालूम है, हम पहले ही लेक्चर में बनाए थे कि भारत राज्यों का संघ होगा, परिसंघ नहीं। परिसंघ जो है संघीय व्यवस्था, वो अमेरिका की धारणा में पाई जाती है, अमेरिका के संविधान में। वो राज्यों के द्वारा समझौते का परिणाम है अमेरिका, और भारत राज्यों के द्वारा समझौता नहीं हुआ है बल्कि केंद्र के द्वारा समझौता हुआ है, केंद्र के द्वारा क्लब किया गया है सभी राज्यों का। ऐसा नहीं है कि भारत में जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका में यह धारणा पाई गई। जो है संघीय ढांचे से यूनियन ज़्यादा मजबूत होता है, वो अलग नहीं हो सकते हैं राज्यों से। एक बार आपको हम इसको रिवीजन करा देते हैं कि आज़ादी के बाद रियासतों का एकीकरण किया गया। आज़ादी के बाद 552 पूरी रियासतें थी। रियासतें उनको कहा जाता है जो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे, जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे। जो है इसीलिए अंग्रेज जो उस समय विभाजन की योजना तैयार किए, वो उनको ऑप्शन दिए कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, या भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में। जो है और उस आधार पे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई पहले। इसके धारा आयोग बना, जेबीपी समिति बनी। हमें यहाँ याद रखना होगा
कि इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं, इसने भी कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, भाषा के आधार पर नहीं। जेवीपी समिति, जेवीपी जवाहरलाल वल्लभ भाई पट्टाभी सितारमैया 3 मेंबर इसमें थे। इन्होंने फिर उसके बाद मद्रास एवं आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर विभाजन की मांग हुई। मद्रास आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु भाषी थे, मद्रास में तमिल भाषी थे, दोनों अलग अलग भाषा थी, इसलिए दोनों अलग अलग राज्य के निर्माण की मांग करने लगे। कांग्रेसी नेता पुट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की अलग मांग की गई। 56 दिन के उपवास जो है रहने पे, भूख हड़ताल के रहने पर इनकी मृत्यु हो गई। आनंद फानन में भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को व्यवस्था में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। प्रथम राज्य, एक ही राज्य ऐसा है जो भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। आने वाले प्रश्न में जो है यह बात पूछा गया है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा हुआ, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ राज्यों द्वारा भी मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह जो है, सरकार द्वारा सलाह मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से। फजल अली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 3 मेंबर की कमेटी बनी, कमीशन बना। फजल अली, KM पड़िक्कर, HN कुजरू, इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषा को एक आधार माना जा सकता है, लेकिन मुख्य आधार नहीं, एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता, बल्कि प्रशासन के आधार पे जो है राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी के रिकमेंडेशन पे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इस तरीके से 14 राज्य और 6 यूटीज बने। इस तरीके से एक अखंड भारत का विभाजन होते हुए भारत देश का निर्माण होता है। हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि इस क्लास में जो भी बातें रहेंगी, एक फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। हम क्लास की ड्यूरेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बिना काम की और बिना मतलब की भाषा का यूज करते हुए, उन सब का बचाव करते हुए कम समय में आपके पास प्रोडक्टिव कंटेंट पहुँचे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसलिए कम समय में जो है एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी हमारी, जिससे कि आप अपने समय का बचाव करते हुए कम समय में रिवीजन कर पाएँ और कंटेंट याद कर सकें। जो है यह पार्ट यहीं पे आज हमारा खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम आपको शुरू करेंगे भारत की नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगे, अच्छा लगे कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हमारे चैनल को प्रोत्साहित करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं।